Hello, my dear 10th board aspirants. My name is Neha Sachdev and I once again welcome you to our YouTube channel Definite Success पाठशाला। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी चैप्टर नंबर 4 का लास्ट पार्ट, दैट इज डिस्कशन ऑफ MCQs। तो जैसा कि रिलीजियस प्रैक्टिस बोलते हैं कि पहले कंप्लीट चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद और बेटर और डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए NCERT सॉल्यूशंस, और अब लास्ट में आपको चेक करने की बारी आती है जहां पे हम MCQs को डिस्कस करते हैं। तो फिर देर किस बात की, फटाफट से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स हेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो यहाँ पे आता है हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाई वाज राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन। एन के लिए डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था? वाज इट शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर? हाँ, उसने आज से पहले, बिकॉज शी वाज अ वेरी यंग गर्ल, वो जस्ट 13 इयर्स की थी जब उसने अपनी डायरी में लिखना शुरू किया था। तो शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। हाँ, चैप्टर में एक्सप्लिसिटली ऐसा लिखा है कि उसने इससे पहले कभी भी डायरी राइटिंग नहीं करी थी। शी डिडंट नो हाउ टू राइट, ऐसा नहीं था, उसको आता था, पढ़ी लिखी थी। सो नाइदर शी नॉर एनीवन एल्स वुड बी इंटरेस्टेड इन हर राइटिंग। अब उसको मेजर रीजन क्या लगता था कि पहली चीज तो उसने कभी कुछ ऐसा पीस ऑफ स्टफ कभी लिखा नहीं है, एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट नाइदर शी, ना तो वो खुद ना ही कोई और इंटरेस्टेड होगा बाद में इसकी लाइफ के बारे में, इसके बारे में पढ़ने के लिए। एक छोटी सी लड़की ने कुछ लिखा है तो लोगों को लगता होगा ये क्या मैच्योर्ड राइटिंग थोड़ी ना होगी, तो ऐसी कुछ मटेरियल लिखा होगा, सो वुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग हर म्यूजिक्स, ऐसा वो सोचती है, व्हिच इज एक्सप्लिसिटली गिवन इन द चैप्टर। तो हमें समझ में आ गया ए ऑप्शन बहुत अच्छे से जस्टिफाई हो रहा है अलॉन्ग विद ऑप्शन नंबर सी, और ये दोनों पॉइंट हमें समझ में आ रहे हैं ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। तो करेक्ट आंसर दैट इज एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर डी। फटाफट से चेक कर लेते हैं, वी गो, वेल जस्टिफाइड। आई होप आपको समझ में आ गया है बहुत अच्छे से। नाउ इट्स टाइम टू गो टू क्वेश्चन नंबर 2। Who would Anne allow to read her diary? वो किसको अलाउ करेगी? Only to her best friend, अगर कोई गलती से कोई बन जाए या मिल जाए तो। So her sister, her parents, no one, of course a real friend, एक ट्रू फ्रेंड की जिसको उसको तलाश थी, अगर वो उसको मिलेगा या मिलेगी तभी वो अपनी डायरी उस पर्सन को पढ़ने की परमिशन देगी। सो अ रियल फ्रेंड इफ शी गॉट वन, अगर उसको कोई ट्रू रियल फ्रेंड मिलेगा तभी वो डायरी किसी पर्सन को पढ़ने के लिए अलाउ करेगी। सो ऑफ कोर्स शी वुड नॉट अलाउ हर सिस्टर, हर पेरेंट्स टू रीड हर डायरी, बट ओनली एंड ओनली टू अ रियल और ट्रू फ्रेंड इफ शी फाउंड वन। चलो ठीक है, तो सी साउंड्स वेरी रेलेवेंट, जल्दी से चेक कर लेते हैं। Here we go with the correct answer. हेड करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। Why does Anne want to keep a diary? वो डायरी क्यों रखना चाहती थी? Because she was feeling very lonely. ऐसा नहीं था जब हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वो कहती है कि आई एम वेरी अलोन, ऐसी ये बात मेरी कोई मानेगा नहीं और मैं अकेली हूँ भी नहीं। बिकॉज एक 13 ईयर की लड़की कैसे अकेली हो सकती है? बिकॉज मेरे साथ मेरे लविंग पेरेंट्स है, मेरी मदर, मेरे फादर जिनका नाम है ऑटो फ्रैंक, मदर जिनका नाम है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, और मेरी सिस्टर मार्गरेट। इसके साथ साथ मेरे साथ 30 ऐसे लोग हैं जिनको मैं बिल्कुल अच्छे से अपना दोस्त, अपने फ्रेंड बोल सकती हूँ जब उन्हें डायरी लिखी थी। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी, लेकिन क्यों फिर भी अपनी डायरी रखना चाहती थी? बिकॉज देखो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे कुछ सीक्रेट्स होते हैं, हमारे साथ मम्मा है, पापा है, भाई है, बहन है, बाकी लोग हैं, बहुत सब कुछ है, पूरी दुनिया है हमारे साथ कहने को, बट एक रियल ट्रू फ्रेंड नहीं है जिसको हम ब्लाइंडली, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हो, आंख बंद करके जिस पे हम भरोसा कर सकते हो। तो यू नो सेम एज ग्रुप के लोग, ऐसा कुछ उसको चाहिए था कि कोई ऐसा पर्सन मिले जिससे वो दिल खोल के जो भी मन में है वो सारी बातें शेयर कर सके। तो वो उसकी लाइफ में मिसिंग था, इसीलिए उसको ऐसा लगा paper has more patience than a person, इसलिए उसने डायरी राइटिंग लिखना शुरू कर दिया और अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। डायरी राइटिंग एंड ऐसे नहीं लिखती थी जैसे अक्सर लोग डायरी राइटिंग करते हैं डे टू डे, अपनी जो भी उनके साथ कोई अनयूजुअल हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट हुआ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ, वो लिखते हैं। नो, वो ऐसे लिखती थी जैसे वो अपनी फ्रेंड से इंटरेक्ट कर रही है, और इसीलिए उसने अपनी डायरी का नाम
किटी रखा, हेलो किटी। चलो, सो व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी, एंड एक डायरी क्यों रखना चाहती थी? शी हैज नो क्लोज फ्रेंड, शी लव्स टू राइट, उसको लिखना बहुत पसंद था इसलिए उसने डायरी रख ली अपने साथ। शी वांट्स पीपल टू रीड अबाउट हर, क्योंकि वो चाहती थी कि लोग उसके बारे में पढ़े। नो, शी लाइक्स द आइडिया ऑफ इट, उसको ये आइडिया अच्छा लगा कि अपने साथ एक डायरी होनी जो बहुत प्रोफेशनल साउंड करेंगे। नेवर, द ओनली रीजन दैट साउंड्स वेरी जस्टिफाइड एज पर द कॉन्टेक्स्ट इज शी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स, और जिसको वो बहुत डेस्परेटली मिस कर रही थी। सो शी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स, और इसीलिए एन ने डिसाइड करा कि आई वुड कीप अ डायरी रादर देन अ फ्रेंड, बिकॉज क्या जस्टिफिकेशन दिया था इस पॉइंट के लिए कि पेपर हैज मोर पेशेंस। आपको जितना भी गुस्सा है, कभी बहुत खुश हो, जैसे भी सिचुएशन आप जितना चाहे आप एक पेपर पे लिख सकते हो। पेपर बहुत सब्र से, बहुत हौसले से आपकी सारी बातें उसमें लिखने के लिए अलाउ कर देगा। बट एक इंसान हो सकता है कभी गुस्सा हो जाए, कभी खुश हो जाए, कभी सुने ही ना, कुछ भी हो सकता है। सो जब एन को ये बात रियलाइज हो गई तो उसने डायरी लिखना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बहुत अच्छे से जस्टिफाई होता है। चलिए फटाफट चेक कर लेते हैं। वी गो, वेल जस्टिफाइड। नाउ हेडिंग विद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड शी नेम हर डायरी? तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एन ने अपनी डायरी का नाम क्या रखा? क्या उसका नाम भी एन रख दिया? नो, उसका नाम एन नहीं रखा, कैटी नहीं रखा, किटी और किटन। तो ऑफ कोर्स ये कैट के तीनों ही नाम लग रहे हैं, बट एब्सोल्युटली जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, एन ने अपनी डायरी का नाम लिखा है या रखा है, सॉरी, किटी, KITTY, जो जस्टिफाई हो रहा है हमें ऑप्शन नंबर सी से। चलिए चेक कर लेते हैं, सी ऑप्शन एब्सोल्युटली राइट। हेड करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डज शी गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली इन द डायरी? एन को ऐसा क्यों लगा कि मुझे पहले अपनी फैमिली के बारे में एक बहुत ही ब्रीफ स्केच देना चाहिए एंड देन आई शुड राइट समथिंग, क्योंकि उसको लगता है कि यार एकदम से इफ आई वुड डायरेक्टली प्लैंक इन राइटिंग समथिंग, मैं डायरेक्टली कुछ अपने बारे में लिखने, अगर मैं डायरेक्टली कूद के कुछ लिखने लग जाऊंगी, डायरेक्टली जंप इनटू राइटिंग समथिंग, तो लोग पढ़ेंगे नहीं। तो मुझे थोड़ा एक बैकग्राउंड क्रिएट करना चाहिए, इसीलिए उसने अपने फैमिली के बारे में एक ब्रीफ स्केच मेंशन किया है। सो नो वन वुड अंडरस्टैंड इफ शी no one would understand it if she dove right in to introduce Kitty to her family. अपनी किटी को फैमिली से इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी। No, this is not the point. She would forget facts about her family. वो भूल जाएगी अपनी फैमिली के बारे में फैक्चुअल चीजें। नहीं, she liked talking about her family. उसको अपनी फैमिली के बारे में बात करना बहुत पसंद था। नहीं, ऐसा एन ने बिल्कुल भी कहीं भी नहीं बोला है। So जो बहुत सही ऑप्शन हमें समझ में आ रहा है, by the process of elimination is absolutely A option। और वैसे भी कॉन्टेक्स्ट में भी हम पढ़ चुके इसके बारे में कि उसने क्यों ब्रीफ स्केच लिखा था अबाउट हर फैमिली इन हर डायरी बिफोर राइटिंग समथिंग। तो इसीलिए जस्ट लाइक अगर वो डायरेक्टली कुछ लिखने लग जाएगी तो लोग एक कनेक्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे, लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या चीज़ है। इसीलिए उसने पहले अपनी फैमिली के बारे में बताया, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने सिस्टर के बारे में एक ब्रीफ स्केच दिया, उसके बाद उसने अपने थॉट्स को पेन डाउन करना शुरू करा। सो नो वन वुड अंडरस्टैंड इफ शी डोव राइट इन। अगर वो डायरेक्टली लिखना शुरू कर देगी, लोग कनेक्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे एंड उसका रिजल्ट ये होगा कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। सो ए ऑप्शन साउंड्स वेरी रेलिवेंट एज पर द चैप्टर। जल्दी से चेक कर लेते हैं करेक्ट आंसर को। आई होप आपको समझ में आ गया व्हाई इट इज करेक्ट। नाउ लेट्स हेड विद क्वेश्चन नंबर 6। ओह, तो ये तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। Which subject was she not sure of passing? क्या आप भी बिल्कुल एन जैसे और आपको भी डाउट है क्या which subject was she not sure of passing? एन को कौन से सब्जेक्ट में थोड़ा डर लगता था? लड़कियां अक्सर उस सब्जेक्ट से डरती हैं। लड़कों का तो ये सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, बट लड़कियां अक्सर इस सब्जेक्ट से डरती है। उनको लगता है पता नहीं पास भी हो जाएंगे कि नहीं। बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली बोलो या फिर बाय गॉड्स ग्रेस they come up with flying colors। ठीक है, so which was that subject? इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश तो मैं पढ़ा रही हूँ ना, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साइंस नो, साइंस भी बहुत चल रहा है आप लोगों का। एंड ऑफ कोर्स मैथ्स में डर जरूर था, बट जब हम इसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो हमारे फुल आने पक्के रहते हैं, बिकॉज मैथ्स इज कंसिडर्ड एज द स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो एन भी बाकी लड़कियों के जैसे उसको डर था दैट हो सकता है वो मैथ्स सब्जेक्ट में पास ना हो पाए। सो व्हिच सब्जेक्ट was she not sure of passing? That is absolutely option number A, that is maths। चलिए फटाफट से चेक कर लेते हैं करेक्ट आंसर को। Here you go, well justified। Now heading with 7th question।
व्हाई वाज मिस्टर कीसिंग annoyed with her? तो पहले समझ लीजिए मिस्टर कीसिंग कौन थे। तो मिस्टर कीसिंग एन के मैथ्स टीचर थे। वो क्यों एन से चिढ़ते थे? क्योंकि उनको लगता था, वो टीचर मिस्टर कीसिंग को लगता था कि जो एन है एक बहुत बड़ी चाटा बॉक्स है, पूरा चाटा 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 करती रहती है, उसका मुंह चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है, उसको थोड़ी देर शांत रहना चाहिए। इसीलिए वो बहुत चिढ़ते थे कि बहुत ज्यादा बातें करती रहती, शी इज अ वेरी टॉकेटिव काइंड ऑफ गर्ल, इसलिए उसको टाइटल दे दिया था चैटर बॉक्स का। शी वाज़न्ट अ गुड स्टूडेंट, नहीं, एनी बहुत ही डिसेंट स्टूडेंट थी, एक बहुत अच्छी लड़की थी। शी वाज टॉकेटिव, ओह यस, शी वाज रूड नहीं थी, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं, एंड एब्सोल्युटली जो हमें समझ में आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको समझाया है चैप्टर से कनेक्टेड पॉइंट, इट इज एब्सोल्युटली बी ऑप्शन, दैट इज शी वाज वेरी टॉकेटिव, और इसीलिए मिस्टर कीसिंग गुस्सा होते थे एन फ्रैंक से। तो चलिए बी ऑप्शन हमें बहुत अच्छे से सही समझ में आ रहा है, देख लिया, बिल्कुल सही। अब हेड करते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। विच टॉपिक वाज शी टू राइट एन एसे ऑन एज अ पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट? तो उनके टीचर, एन फ्रैंक के टीचर मिस्टर कीसिंग ने एन को एक बार पनिशमेंट नहीं दी, 2 बार नहीं दी, 3 बार पनिशमेंट दी। और पनिशमेंट कैसे दी कि उसको एक टाइटल दे देते और उस पर बोलते थे आपको इस पर लिख के लाना है, बिकॉज वो चाहते थे कि अब यहाँ पे जो पनिशमेंट चल रही थी ये ओरल नहीं थी, ये रिटन फॉर्म में चल रही थी, और एन भी चाहती थी कि वो अपने सर को एक बहुत अच्छा रिप्लाई करे ताकि उनको समझ में आ जाए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉकिंग फॉर किड्स। तो वो चाहती थी मैं बहुत अच्छा ऐसा रिप्लाई लिखूं जिससे सर मुझे बात करने के लिए अब टोके ना, बल्कि बिकॉज बच्चों का ये अधिकार होता है, जन्म से अधिकार होता है, हमारा बेसिक राइट होता है बच्चों का कि हम बात करें। तो वो ऐसा कुछ लिखना चाहती, तो इसीलिए जो पनिशमेंट चल रही थी वो इस फॉर्म में चल रही थी, रिटन फॉर्म में चल रही थी। तो पहले उन्होंने सबसे पहले टाइटल दिया एन को कि तुम्हें लिख के आना है चाटा बॉक्स पे, फिर उन्हें बोला एन इनकॉरिजिबल चाटा बॉक्स, ऐसा चाटा बॉक्स तो सुधर ही नहीं सकता है। फिर उन्हें बोला क्वैक 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 said mistress chatterbox। तो ऐसे करके 3 टाइटल्स दिए 3 पनिशमेंट के फॉर्म्स में एन फ्रैंक को। तो which topic was she to write an essay on as a part of her punishments? तो पहला ये था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सीक्वेंस भी आपको याद हो गया, एंड here you go with the correct answer, all of the above। Why I said the, मैंने the above क्यों बोला, मैंने the above क्यों नहीं बोला? आई होप अब तो आपको समझ में आ गया होगा, और अभी भी नहीं आया है तो कोई बात नहीं, कमिंग मंडे हम डिटरमाइनर्स का सेशन डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आ रही हैं आप सबको अवेल कर सकते हो। तो डिटरमाइनर्स का जो कंप्लीट टॉपिक है वहां पर ये छोटा सा पॉइंट में क्लियर करूंगी, दा और दी में क्या डिफरेंस होता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए ज्वाइन करिए मुझे मंडे के सेशन में जहां पे हम पढ़ेंगे ग्रामर ग्रामर और ग्रामर। ठीक है, नाउ I hope आंसर समझ में आ गया। What is the correct answer? That is absolutely all of the above. चेक कर लेते हैं। Well justified, heading with 9th question. What language was the diary originally written in? तो एन फ्रैंक थी कहाँ की? एन फ्रैंक बेसिकली शी इज अ जूइश पर्सन, या फिर जूइश गर्ल थी वो, लेकिन उसका बर्थ हुआ था जर्मनी फ्रैंकफर्ट में, और ये जो डायरी लिखी गई थी वो डच लैंग्वेज में, जिसको लेटर ऑन इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। तो आई होप इट इज वेल जस्टिफाइड। व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन? स्पेनिश, इंग्लिश, डच या फ्रेंच? नहीं, इट इज एब्सोल्युटली रिटन इन डच। देखो ये ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ही, जहाँ पे नेम प्लेस एनिमल थिंग नहीं बोलना चाहती, जहाँ पे नेम प्लेसेस एड्रेस डेज डेट्स इवेंट्स ईयर्स ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। और अगर आपने चैप्टर का 1 शॉट बहुत अच्छे से समझा, एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है, सॉल्यूशंस वाली वीडियो मतलब दोनों आपने अच्छे से देख ली है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर पता होगी। अदरवाइज ये बहुत ही ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत छोटी होती है, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। तो करेक्ट आंसर इज एब्सोल्युटली जो ओरिजिनली जो एन फ्रैंक ने डायरी लिखी थी दैट वाज रिटन इन डच लैंग्वेज। चलो चेक कर लेते हैं करेक्ट आंसर को। हियर वी गो, हेड करते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन द एसे? एन ने कैसे जस्टिफाई करा था अपने मैथ्स टीचर मिस्टर कीसिंग को दैट
हर बीइंग टॉकेटिव कि मैं बात करती हूँ, तो उसने क्या रीज़न दिया था, उसने कहा था कि बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ यू नो अ पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ मी। अ पर्सनालिटी ट्रेट क्या होता है, कोई ऐसी इनबिल्ट क्वालिटी, कोई ऐसी इनहेरेंट क्वालिटी जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो जो हमें हमारे पेरेंट्स से जीन्स में पास ऑन करी जाती है, तो उसको बोलते हैं पर्सनालिटी ट्रेट या बोलते हो इनहेरेंट क्वालिटी, ऐसा कुछ समझ सकते हो, राइट। सो हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन दिस? शी डिस्कस द सब्जेक्ट टॉपिक्स इन द क्लास, इट्स अ हैबिट, इट इज एन इनहेरिटेड ट्रेट दैट हर मदर एंड यू कैन डू मच अबाउट इट, द क्लास इज बोरिंग। तो एन ने कैसे जस्टिफाई करा था कि वो बात करती है, तो उसका रीजन क्या दिया था, उसने कहा था ये एक मेरी इनबिल्ट क्वालिटी है, दिस इज अ पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ मी, कि ये जो क्वालिटी है बात करने की, ये मुझे मेरी ममा से जीन्स के थ्रू मिली। सो आई हैव इनहेरेंट दिस क्वालिटी फ्रॉम माय पेरेंट्स एंड यू कैन नॉट डू मच अबाउट इट। आप इसके बारे में बहुत नहीं कर सकते बिकॉज मेरी ममा भी बहुत बातें करती है एंड सो डू आई। सो शी डिस्कस द सब्जेक्ट टॉपिक इन द क्लास, उसने जो टॉपिक का जो सब्जेक्ट का जो टॉपिक था उसने क्लास में डिस्कस करा था। एंड नो ये एक हैबिट थी, नो इट इज नॉट अबाउट दैट। उसने ऐसा बिल्कुल भी सिंपल से जस्टिफिकेशन नहीं दिया, शी वाज वेरी लॉजिकल, बहुत जेन्युइन थी। एंड द क्लास इज बोरिंग, ऐसा जस्टिफिकेशन दिया इसलिए वो बात करती है। नो ये कोई भी पॉइंट नहीं थे, ये सारे चैप्टर में भी मेंशन नहीं है। सो दीज आर ऑल आउट ऑफ द बॉक्स। जो बिल्कुल सही ऑप्शन जस्टिफाई हो रहा है दैट इज एब्सोल्युटली सी ऑप्शन, इट इज इनहेरिटेड ट्रेट, ऐसा कोई स्किल जो हमने अपनी पेरेंट्स से हमें जो पास ऑन हुआ है, दैट इज इन आवर ब्लड फ्रॉम आवर मदर एंड यू कैन डू मच अबाउट इट। और एन फ्रैंक अपने टीचर मैथ्स टीचर मिस्टर की सिंह को बोलती है कि सर ये क्वालिटी मैंने अपनी मम्मा से ली है और आप इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो भी इतनी बात करती है और सो मैं भी इतनी बात करती हूँ। तो चलिए फटाफट से सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। Here we go, well justified। अब हेड करते हैं हमारे 11th क्वेश्चन की तरफ। What shows Anne's love for her grandmother? एन फ्रैंक अपनी दादी जी से बहुत प्यार करती थी। चैप्टर में भी हमने देखा कि जब उसका बर्थडे आने वाला था उससे थोड़े ही दिन पहले उसकी दादी जी एक्सपायर होगी और एन अपनी दादी जी को बहुत मिस करती थी, उनको बहुत याद किया करती थी। बट ये बात किसी को भी नहीं पता, हमें ज़रूर पता बिकॉज हमने तो एन फ्रैंक की डायरी पढ़ ली। ये जो डायरी कौन है, एन फ्रैंक ने खुद लिखी थी बिकॉज दैट इज हर ओन डायरी जिसमें उसने अपने बारे में लिखा था। सो व्हाट शोज एन्स लव फॉर हर ग्रैंड मदर? शी स्टिल थिंक्स अबाउट हर। एन ने बोला था कि वो आज भी अपनी दादी जी के बारे में सोचती है और उनको बहुत मिस करती हैं ना। सो शी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, हाँ वो दादी जी को अभी भी बहुत मिस करती है, उनके बारे में सोचती है। इज इट सी ऑप्शन, शी लेट हर बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन? क्या ये पॉइंट हमें बताता है कि उसने अपने बर्थडे में बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं करी, थोड़ी ही सेलिब्रेशन करी बिकॉज उनकी दादी जी उनके साथ नहीं थी, उनका रिसेंट में अभी दादी जी एक्सपायर हुई थी। ये बताता है क्या वो कि वो दादी जी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी? नो, ये नहीं बताता। सो जो फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट है दैट शी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, वो आज दादी जी उनके साथ नहीं है बट फिर भी एन फ्रैंक अपनी दादी जी को बहुत याद करती है, उनके बारे में आज भी सोचती है और उनको बहुत मिस करती है। तो ये दो पॉइंट्स है जो चैप्टर में एक्सप्लिसिटली बताए गए हैं, दैट दीज आर द टू पॉइंट्स दैट शो एन्स लव फॉर हर ग्रैंडमदर। सो बोथ 1 and 2 आर एब्सोल्युटली राइट ऑप्शंस। चलिए फटाफट से डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। Here we go, well justified। अब हेड करते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की तरफ। Why does Anne think she was lonely? इनको ऐसा क्यों लगा कि सबके होते हुए भी एक ब्यूटीफुल सी लविंग फैमिली थी, एक केयरिंग सिस्टर थी, जहाँ पे ग्रैंड मदर भी थी, पहले टाइम पे तो थी, फिर बाद में उनकी डेथ हो गई, और जहाँ पे वो लोग थे, जहाँ पे उनका हाइडिंग प्लेस था, वहाँ पे 30 और लोग थे। एंड खुद बोलती है कि आई कैन कॉल देम एज माई फ्रेंड्स, बट फिर भी इन सब के बावजूद भी वो कुछ मिस कर रही थी। किस चीज़ की कमी थी एन फ्रैंक को? ट्रू फ्रेंड की, एक रियल फ्रेंड की, जो बिल्कुल हम उम्र होता है, जिससे हम दिल खोल के कभी भी कैसे भी बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं और जहाँ चाहे जैसे चाहे एंजॉय कर सकते हैं। तो उनको लगता है एन फ्रैंक के अकॉर्डिंग कि एक फ्रेंड का लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज एक फ्रेंड ही होता है जो आपकी लाइफ को बहुत हैपनिंग बनाता है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, बट बहुत हैपनिंग अभी नहीं बनानी, बोर्ड्स दे दो उसके बाद हैपनिंग बनाना। Why does Anne think she was lonely? She had no friends, she had no
real friend, she was all alone, she was an introvert. उसका कोई friend नहीं था, कोई real friend नहीं था, या फिर वो बिल्कुल अकेली थी, या फिर वो एक introvert personality थी. Introvert का मतलब क्या होता है? जो extrovert नहीं होते. वाह वाह वाह, कितना अच्छा आंसर दिया ना. जो extrovert नहीं होते वो introvert होते हैं, जो open नहीं होते, जो लोगों से बहुत जल्दी mingle नहीं होते, जो अपनी बातें लोगों को express नहीं कर पाते, सब कुछ अपने दिल में ही रखते हैं, बहुत कम घुलते मिलते हैं लोगों से, उनको इंट्रोवर्ट बोला जाता है. क्या आप तो नहीं है ना? इंट्रोवर्ट होना बहुत अच्छी बात नहीं, यू शुड बी एक्सट्रोवर्ट. आज का जमाना ही ऐसा है. यू नीड टू ओपन अप योरसेल्फ, बट नॉट लाइक एन ओपन बुक. सो why does N think she was lonely? N को ऐसा क्या लगा कि वो बिल्कुल अकेली है? Because she had no real friends whom she can bank upon. तो बिल्कुल B समझ में आ रहा है. राइट ऑप्शन चेक कर लेते हैं. Here we go, well justified. हेड करते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ. Why was she unable to get closer to her already existing friends? अब वो why was she means Anne Frank unable to get closer to her already existing friends? उसके कुछ already existing friends थे जिनसे वो close नहीं हो पा रही थी. What was the reason? So she didn't like her friends. उसको अपने दोस्त पसंद नहीं थे. हर फ्रेंड्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. उसके फ्रेंड्स उसको समझते नहीं थे, उनमें मेच्योरिटी नहीं थी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थे. शी कैन ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टाफ, या फिर एन उनसे अपनी पर्सनल चीज़ें डिस्कस नहीं कर पा रही थी. कुछ सॉर्ट ऑफ बैरियर था. हो सकता है एन को उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं था, इसलिए अपनी प्राइवेट पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं कर पाती थी. और ऑल ऑफ द अबव. तो जो इन सबसे बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं था शी डिडंट लाइक हर फ्रेंड्स, ऐसा कहीं चैप्टर में मेंशन नहीं है, तो हम भी ये पॉइंट नहीं बोल सकते दैट शी डिडंट लाइक हर फ्रेंड्स. शी ऑफ कोर्स लाइक्ड हर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो ऐसा कहीं मेंशन नहीं है हर फ्रेंड्स वर नॉट अंडरस्टैंडिंग, बट इट वाज जस्ट बिकॉज कि एन फ्रैंक इतना ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाई थी अपने फ्रेंड्स के ऊपर कि वो अपनी पर्सनल चीज़ें या अपनी प्राइवेट स्टफ उनको बिना सोचे समझे बता सके. शी कैन ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टाफ. सो दिस साउंड्स वेरी रेलिवेंट. जल्दी से इसको जस्टिफाई कर लेते हैं. करेक्ट ऑप्शन देख के बहुत अच्छे समझ में आ गया. सी साउंड्स वेरी करेक्ट ऑप्शन. अब हेड करते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ. What would the kids bet about in the class? तो क्लास में कौन सी शर्तें लग रही थी भाई उस दिन? कौन पास होगा और कौन फेल होगा, किसका प्रमोशन होगा और कौन सेम फॉर्म में रहेगा. भाई तू तो पास हो जाएगा, भाई तू तो पास हो ही जाएगी पक्का. तूने तो एक्स्ट्रा शीट भी ली थी, तू इतना भर भर के लिखा था, तू पहली थी ना जिसने एक्स्ट्रा शीट ली थी, तो पक्का पास होने तो टॉप करने वाली है. तो ये कौन सी बेट लग रही थी उस दिन क्लास में जब टाइम था कि किसका प्रमोशन होगा और किसका प्रमोशन नहीं होगा इन द नेक्स्ट फॉर्म. तो फॉर्म क्या है? फॉर्म जर्मन में या जर्मनी लैंग्वेज में फॉर्म को क्लास बोला जाता है. ठीक है. सो व्हाट वुड द किड्स बेट अबाउट इन द क्लास? हु इज मोर टॉकेटिव? क्या ये शर्तें लग रही थी? बेट लगाना मीन शर्त लगाना, चैलेंज करना. तो क्या ये शर्त लग रही थी कौन ज्यादा बातें करते? वो तो एन फ्रैंक की थी. ठीक है. सो वुड पास द क्लास फुटबॉल मैच के बारे में या बेसबॉल मैचेस के बारे में? ओह फुटबॉल बेसबॉल की कहीं बात नहीं हो रही थी. मोर टॉकेटिव का टाइटल तो मिल ही चुका था, तो इसकी भी कोई शर्त नहीं लग रही थी. तो शर्त लग रही थी हु वुड पास द क्लास, कौन क्लास में पास होगा और कौन क्लास में पास नहीं हो पाएगा. सो करेक्ट आंसर इज एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर बी. चलिए चेक कर लेते हैं. हियर वी गो, वेल जस्टिफाइड. हेड करते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ. व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट एसे? तो एन फ्रैंक ने अपने लास्ट एसे में क्या लिखा था? तो जो उसका एक फ्रेंड या उसकी एक फ्रेंड थी सेन, उसने हेल्प करी थी एन फ्रैंक को और वो बहुत अच्छा था. पोएमिक या पोएटिक डिवाइसेस उसको बहुत अच्छे से आते होंगे, या पोम फॉर्म में या वर्सेस फॉर्म में चीज़ें लिखने में ही वाज वेरी एक्सपर्ट. तो वो एन फ्रैंक को सजेस्ट करता है कि इस बार तुम जो रिप्लाई कर रही हो वो ऐसे फॉर्म में ना लिख के उसको एक वर्ड्स फॉर्म में लिखो. सो व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट एसे? तो जो लास्ट एसे का टाइटल क्या था? क्वैक 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 said Mistress Chatterbox. तो अब मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने लास्ट ऐसे में कैसे रिप्लाई करा? अ पोम, अ जोक, डबल ए क्यों हो गया? इट इज सिंगल ए. अ जोक, अ पैराग्राफ या अ फनी पोम. इट इज एक्चुअली अ पोम बट अ वेरी फनी पोम. उसने बहुत मजाकिया बहुत हिलारियस पोम लिखी, बहुत फनी पोम लिखी, जिससे कि जो हमारे मिस्ट्रेस थे, मैथ्स के जो टीचर थे मिस्टर खी सिंह, पहले तो वो हंसे और फिर उनको एक्चुअल सच्चाई का समझ में आ गया और उसके बाद से उनकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है और फिर कभी भी उसके बाद वो क्लास में बच्चों को नहीं डांटते हैं और
एन फ्रैंक को परमिशन मिल गई बात करने की बिना किसी के रोके टोके, और हर क्लास में वो इसको थोड़ा सा चेंज करके एग्जाम्पल भी देते थे। तो इतने फन लविंग हो गए थे अब मिस्टर कीसिंग। Now, the correct answer is not just a poem, but it is a funny poem. That is option number D. चलिए चेक कर लेते हैं, well justified। हेड करते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। So, when was the diary given to Anne? तो ये जो डायरी थी जिसका नाम एन फ्रैंक ने किटी रखा, it was given to her for her 13th birthday। कैसे याद रहेगा, तेरा बर्थडे में तेरे को गिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो याद रखने का जस्ट छोटा सा, हो सकता है बहुत सिली हो बट ये लॉजिक है। दैट इज 13th बर्थडे, वो हमें समझ में आ रहा है ऑप्शन नंबर सी से। चेक कर लेते हैं, वेल जस्टिफाइड। हेड करते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। What name was her book published with? तो एन फ्रैंक की जो बुक थी वो किस नाम से पब्लिश हुई थी, जो कि उनके फादर मिस्टर ऑटो फ्रैंक ने कराई थी। वो पब्लिश हुई थी विद द टाइटल द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, बिकॉज वो बहुत ही छोटी सी उम्र में एक्सपायर हो गई थी 1945। सो इट वाज द डायरी, not from the diary of Anne Frank, but the diary of a young girl. So correct answer Anne Frank's diary। ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, प्लीज कंफ्यूज मत होना। चैप्टर का टाइटल है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, बट ये जो बुक पब्लिश हुई थी उसका टाइटल था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ठीक है। चैप्टर के टाइटल से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ट्रैप ऑलरेडी ए ऑप्शन पे गिवन है। सो इट इज एक्चुअली द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जहां से हमने एक्सकर्प्ट किया है, जहां से हमने एब्स्ट्रैक्ट किया है और इस टाइटल के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर बी विदाउट एनी इफ एंड बट्स। तो चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं, वेल जस्टिफाइड। हेड करते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। Why did she not want to give a brief in the diary at? So एन ने ऐसा क्यों डिसाइड करा जब उसने डायरी लिखना शुरू करा स्टार्टिंग में कि वो ब्रीफ नहीं करेगी। So why did she not want to give a brief in the diary at first? Because she didn't want to be formal। हाँ of course, because वो अपनी डायरी को क्या कंसीडर कर रही थी, as her true friend, as a best friend, एक गुड फ्रेंड के जैसे। और ये बात हमने पहले भी समझी थी, वो डायरी को एज अ डायरी राइटिंग नहीं लिखती थी, बिकॉज वो जो डायरी थी उसमें वो डे वाइज डेट वाइज उसके साथ क्या इंपॉर्टेंट हुआ, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ हुई, क्या उसने आज स्पेशल करा, वो ऐसे सिस्टमैटिक नहीं लिखती थी, बट वो ऐसे बात करती थी अपनी डायरी से, अपनी किटी से, एज इफ दैट इज हर बेस्ट फ्रेंड। तो उसको ऐसा कंसीडर या ट्रीट करती थी, इसीलिए शी डोंट वांट टू बी फॉर्मल विद हर किटी, ठीक है। सो ये रीजन बिल्कुल सही है, शी डोंट वांट टू बी फॉर्मल, क्योंकि दोस्तों के साथ तो फॉर्मेलिटीज किस टाइप की, और दोस्तों के बीच में तो कोई फॉर्मल रिलेशन होता ही नहीं, इट्स जस्ट इनफॉर्मल और इट्स जस्ट कैजुअल रिलेशन, ठीक है। शी वॉन्टेड द डायरी टू बी हर रियल फ्रेंड, वो चाहती थी कि उसकी डायरी उसकी रियल फ्रेंड बने, ट्रू फ्रेंड बने, जिस पे वो भरोसा, जो भी वो चाहे वो उसको लिख सकती है, उसको समझा सुना सकती है, लाइक रिटन फॉर्म में। सो शी डिड नॉट लाइक द आइडिया, उसको ये आइडिया पसंद नहीं आया कि पहले मैं एक ब्रीफ दूँ इन द डायरी। नहीं, आइडिया की बात नहीं है, बिकॉज दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो हमें समझ में आ रहे हैं चैप्टर की डीपर अंडरस्टैंडिंग से। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो दैट्स फॉर श्योर कि आपने वन शॉट रिवीजन नहीं देखा है। वन शॉट रिवीजन देख लीजिए, उसके बाद भी मैं सजेस्ट करूंगी यहाँ मत आइए, एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखिए, देन यू वुड हैव अ कंप्लीट एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। फिर आइए आप लोग एमसीक्यूज में, ठीक है। सो इट्स वेरी करेक्ट कि वो फॉर्मल नहीं होना चाहती थी, उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड कंसीडर करती थी, और बिकॉज बेस्ट फ्रेंड कंसीडर करती थी तो जो चाहे जैसा चाहे उसका मन करता था उसमें लिखती थी। सो इट इज एब्सोल्युटली शी डिडंट वांट टू बी फॉर्मल, वो उसका बिल्कुल कैजुअल रहना चाहती है, जैसे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के साथ रहता है। शी वांटेड द डायरी टू बी हर रियल फ्रेंड, और दूसरा रीजन वो चाहती थी कि उसकी जो डायरी है वो उसकी रियल फ्रेंड रहे। एब्सोल्युटली, सो शी डिडंट लाइक द आइडिया, ये बिल्कुल भी नहीं है। सो ए भी सही है, बी भी सही है, और ये हमें ऑप्शन डी से पता चल रहा है, बोथ 1 and 2 आर एब्सोल्युटली राइट। तो चलिए फिर फटाफट से चेक कर लेते हैं करेक्ट आंसर को। हियर वी गो, वेल जस्टिफाइड। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, वेरी का मतलब वेरी क्लियरली ही होता है, राइट। नाउ
Heading with 19th question. How many siblings did Anne have? Anne Frank के कितने siblings थे? Siblings का मतलब क्या होता है? जिसमें भाई बहन दोनों आते हैं. तो Anne Frank का कोई भाई नहीं था, बस ये 2 sisters थी. एक इनकी बड़ी बहन थी जिनका नाम था मार्गरेट, M-A-R-G-O-T, जो इनसे 3 साल बड़ी थी. उनका बर्थ हुआ था इन द ईयर 1926 और Anne Frank का बर्थ हुआ था 12th June 1929. तो they were 2 sisters. और क्वेश्चन है हाउ मेनी siblings did Anne have? तो सिर्फ एक ही सिबलिंग थी, एक ही बहन थी. सो राइट आंसर इज ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए, वेल जस्टिफाइड. ये तो हम चेक कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, बाकी हमें बहुत अच्छे से पता है. हेडिंग विद 20th क्वेश्चन. व्हाट वाज एन फ्रैंक्स फुल नेम? तो एन फ्रैंक का पूरा नाम क्या था? एनालिस मारी फ्रैंक. तो एनालिस मारी फ्रैंक इनका पूरा नाम था, बट क्योंकि एनालिस थोड़ा बड़ा था तो इनको शॉर्ट फॉर्म में इनको प्यार से सब एन बोलते थे. नाउ गलत ऑप्शंस मत पढ़ना, बिकॉज कहीं ना कहीं फिर वो सारे वर्ड्स आपके दे वुड डांस अराउंड योर हेड, तो कंफ्यूजन हो जाएगी कहीं सही आंसर मार्क करने में या लिखने में. सो इट्स एब्सोल्युटली हमें सही आंसर पता है, एनालिस मारी फ्रैंक, दैट्स इट. सो ए साउंड्स वेरी रेलिवेंट. चलिए फटाफट से चेक कर लेते हैं. हियर वी गो. अब हेड करते हैं 21st क्वेश्चन की तरफ. हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एन्स फैमिली? तो किसी ने मुझसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि बेटा मैम सर्वाइवर क्या होता है? तो सर्वाइवर का मतलब होता है कि जब बहुत ऐसी नेगेटिव कंडीशन चल रही थी, जब सब लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाला जा रहा था एंड दे वर गिवन फोर्स डेथ दी जा रही थी, तो ऐसे टाइम में इन सारे सिचुएशन से एक इंसान बच पाए थे एंड दैट वाज एन फ्रैंक्स फादर, जिनके नाम था मिस्टर ऑटो फ्रैंक. और उन्हीं की वजह से आज हमें ये फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल पढ़ने को मिली, जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया है और ये हमारी चैप्टर का फॉर्म ले लिया फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. ठीक है. सो आई होप इट इज वेल जस्टिफाइड. हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एन्स फैमिली? इट्स एन बची थी नहीं, एन के फादर मदर सिस्टर. तो सबसे जो लास्ट तक जो बचे थे एन की डेथ हो गई थी. पहले एन की सिस्टर की डेथ हुई थी मार्गरेट की, और उसके कुछ दिनों के बाद एन फ्रैंक की भी डेथ हो गई थी. बस फादर थे जो बच पाए थे वहाँ से. सो बी साउंड्स वेरी रेलिवेंट. फटाफट से चेक कर लेते हैं हमारे राइट आंसर को. हियर वी गो. बी टू बी वेरी ट्रू आंसर. अब हेड करते हैं 22nd क्वेश्चन की तरफ. व्हाट वाज द नेम ऑफ एन फ्रैंक सिस्टर? तो ये तो मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ. एब्सोल्युटली M-A-R-G-O-T, मार्गरेट was the name of Anne Frank's elder sister, 3-year elder sister precisely. ठीक है. तो मार्गरेट, मार्गरेट, मारी, मार्टिना, एक मार तो सब में आ ही रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है. एंड दैट इज एब्सोल्युटली मार्गरेट, M-A-R-G-O-T. बी साउंड्स वेरी रेलिवेंट. फटाफट से चेक कर लेते हैं हमारे बी ऑप्शन को. Here we go, well justified. अब हेड करते हैं हमारे 23rd क्वेश्चन की तरफ. So in which city were Anne and Margaret sent to live with their grandmother? तो जब ये कब का क्वेश्चन है, जब एन फ्रैंक के फादर मिस्टर ऑटो फ्रैंक और जिनको एक कंपनी किया था उनकी मदर मिसेस एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, जब ये लोग हॉलैंड मूव करे थे, बिकॉज उनका इमिग्रेशन हुआ था टू हॉलैंड, जहाँ पे उनकी मम्मा ने भी उनको एक कंपनी किया था और ये नई जगह हॉलैंड में जा रहे थे वहाँ पे सेटल होते, और फिर इन्होंने अपनी बेटी मार्गरेट को और फिर एन फ्रैंक को वहाँ पे बुलाया. सो ये कौन सी जगह में इनिशियली जब इनका इमिग्रेशन हुआ था टू हॉलैंड, तो दोनों बेटियों को किसके पास छोड़ के गए थे? ग्रैंड मदर के पास. और ग्रैंड मदर कौन सी सिटी में रहती थी? एक्न, A-A-C-H-E-N. इट इज प्रोनाउंस्ड एज एक्न. बर्लिन, एक्न, मुनीक या बॉन. तो एब्सोल्युटली एक्न. बी साउंड्स वेरी रेलेवेंट. फटाफट से चेक कर लेते हैं हमारे करेक्ट आंसर को. देखो ऐसे जब नेम्स आते हैं, नेम्स ऑफ प्लेस आता है, डेज आते हैं, डेट्स आते हैं, नेम ऑफ अ पर्सन आता है, तो गलत ऑप्शन मत पढ़ना, बिकॉज क्या होता है कई बार जो रॉन्ग वर्ड्स होते हैं दे डांस अराउंड अस एंड वी टेंड टू गेट ट्रैप्ड विद द रॉन्ग वर्ड्स. ऐसा ही अक्सर होता है, हम गलत ऑप्शन के साथ ट्रैप हो जाते हैं. तो प्लीज बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन पे ही हम ध्यान देंगे, दैट इज एक्न. नाउ जल्दी से चेक कर लेते हैं बी ऑप्शन. हियर वी गो, वेल जस्टिफाइड. हेड करते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ. हाउ ओल्ड वाज एन्स फादर व्हेन ही मैरिड हर मदर? तो यहाँ पे बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट याद आया जो एन
फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखा था जब अपने पेरेंट्स को वो इंट्रोडक्शन दे रही थी, जब अपने पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस कर रही थी, अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताना चाहती थी, तो एन ने बोला ही इज़ द मोस्ट वंडरफुल फादर आई हैव एवर सीन, सबसे अच्छे पापा जो मैंने आज तक कभी किसी के देखे नहीं हैं। और उन्होंने मेरी मम्मा से तब तक शादी नहीं करी जब तक वो 36 की नहीं हुए और मम्मा 25 की नहीं हुई। तो टोटल 11 ईयर का डिफरेंस था एन फ्रैंक के फादर और मदर के बीच में। सो हाउ ओल्ड वाज एन's फादर व्हेन ही मैरिड हर मदर? तो एन के फादर की क्या एज थी जब उन्होंने एन की मदर जो कि 25 इयर्स की थी उनसे शादी करी थी? दैट इज एब्सोल्युटली 36। तो फटाफट से चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमें बता रही है 36। गलत में मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं नहीं बताऊंगी, बिकॉज रॉन्ग वर्ड्स वुड डांस अराउंड एंड क्रिएट कंफ्यूजन। सो राइट ऑप्शन 36 को फटाफट से चेक कर लिया जाए। हियर वी गो, वेल जस्टिफाइड। और इन्हीं वर्ड्स के साथ हेड करते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। On which date did N record the incident in Mr. Keesing's class in her diary? तो कौन सी डेट थी जिस दिन N ने वो जो इंसिडेंट हुआ था मिस्टर कीसिंग वाला अपनी क्लास में, वो किस दिन उसने अपनी डायरी में रिकॉर्ड किया था? सो दैट वाज 12th जून 1948, 21st ऑफ जून 1942। अब देखो कितना क्लोज ट्रैप है, सब में 1942। और अगर हम सिर्फ इतना याद रखें 1942 की कोई बात है लेकिन हमें याद नहीं रहेगा एग्जैक्टली, तो हम गलत कर देंगे। तो हमें याद रखना बहुत ज़रूरी किस डेट पे एन ने रिकॉर्ड करा था वो इंसिडेंट जो मिस्टर कीसिंग के साथ मिस्टर कीसिंग ने उनके साथ जो पनिशमेंट दी थी। कौन सी पनिशमेंट दी थी? 3 पनिशमेंट्स दी थी। किस पे ऐसे लेके आओ। सबसे पहला टाइटल क्या था? चैटर बॉक्स। दूसरा क्या था? एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। तीसरा क्या था? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। डेट्स आर 12th जून 1942, 21 जून 1942, 20 जून 1942 या 22 जून 1942। तो हमने देखा था एन फ्रैंक की डेथ हुई थी इन द ईयर 1945 और लास्ट उनने जो एंट्री करी थी वो किस डेट पे हुई थी? इट वाज इन द डेट इन द ईयर 1944 में हुई थी। ठीक है, उसके कुछ मंथ्स के बाद एन फ्रैंक की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ अ डिजीज। सो द डेट जिस दिन ये इंसिडेंट उन्होंने मेंशन करा था दैट वाज एब्सोल्युटली 20 जून 1942। ये जो 12 जून 1942 है, इस दिन उन्होंने अपनी पहली एंट्री करी थी डायरी में। कंफ्यूज मत होना, पहली एंट्री 12 जून 1942 को करी थी, लास्ट 44 में करी थी 1944 में। और जो कीसिंग वाला जो इंसिडेंट मेंशन हुआ था दैट वाज एब्सोल्युटली 20 जून 1942। आई होप अब आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से याद रहेगी। चलिए फटाफट से करेक्ट आंसर को चेक कर लेते हैं। Here we go, well justified। और यहाँ पे पूरी चैप्टर बहुत ही जस्टिफाइड वे में कंप्लीट और क्रिस्टल क्लियर होती है। तो आई आपको एन फ्रैंक की स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में, और अगर लिटरली आपने एंजॉय करा और आपको बहुत अच्छे से समझ में तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला।